एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जब आप कंप्यूटेशन करते हैं ना जीएसटी लायबिलिटी का, तो एक पक्का जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उसमें आईटीसी की इम्प्लीकेशंस आती है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यही चैप्टर बेसिकली जीएसटी का आधार है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं हो तो वैल्यू एडिड टैक्स कैसे बनेगा जीएसटी? तो जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज वी आर एंटाइटल्ड टू अवेल व्हाट? द क्रेडिट ऑफ द टैक्स विच हैज बीन पेड ऑन द इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। हमको क्या मिल रहा है? हमको आईटीसी मिल रहा है, हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। किसका क्रेडिट मिल रहा है? जो अपन ने इनपुट खरीदे, जो अपन ने इनपुट सर्विसेज ली, जो अपन ने कैपिटल गुड्स लिए, उस पे जो आपने जीएसटी दिया है उसका आपको क्या मिल रहा है? क्रेडिट मिल रहा है। ये क्रेडिट आप यूटिलाइज करते हो किसके लिए? आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए। और इससे क्या होता है? कास्केडिंग इफेक्ट खत्म होता है। इससे क्या हो रहा है? कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो रहा है। टैक्स ऑन टैक्स का बर्डन जो है वो खत्म हो रहा है। तो फंडामेंटली हम बात करें क्या होता है कास्केडिंग इफेक्ट, एक बार ये समझिए। व्हाट बेसिकली इज कास्केडिंग इफेक्ट? एक ही स्टेज की बात कर लेते हैं, उससे ही समझ में आ जाएगा। जैसे कोई गुड्स ए है, ये 10,000 रुपये का है, उस पर जीएसटी लग गया एट रेट ऑफ 18%। ठीक है, 1,800 रुपये जीएसटी लग गया। परचेज प्राइस कितनी हो गई? परचेज प्राइस हो गई 11,800। अब ये कंपैरिजन कर रहे हैं अगर आपको आईटीसी नहीं मिल रहा होता, अगर आईटीसी नहीं मिल रहा होता। अब किसी ने इसमें वैल्यू एडिशन किया, किसी में इसमें वैल्यू एडिशन किया, आईटीसी तो मिल नहीं रहा है, तो ये 10,000 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। तो अब ये कितने का बढ़ गया? 21,800 का। इस पे जीएसटी लग गया एट रेट ऑफ 18%। तो यानी यहां पे क्या हुआ? इस 21,800 का 18% जीएसटी लग गया। जिसने ये माल खरीदा उसके कितना जीएसटी का एलिमेंट आ गया? 3924। ये 3924 हो गया। तो ये 25,724 रुपये की चीज हो गई। एक तरह से ये जो टैक्स का बर्डन आ रहा है इसमें, इस पे और फिर टैक्स लग गया। तो यहां पे क्या कहलाया जाता है? इसको टैक्स ऑन टैक्स। ये बोलते हैं हम क्या? ये बोलते हैं हम कास्केडिंग इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं क्या? कास्केडिंग इफेक्ट। अगर यही आईटीसी मिल जाता है, अगर आईटीसी अवेलेबल होता, तो गुड्स ये है, कितने के हैं? 10,000 के। इस पे जीएसटी लगा 1,800 रुपये। 11,800 इसकी परचेज प्राइस है, 11,800 इसकी परचेज प्राइस है। आईटीसी आपको मिल गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, जो जीएसटी आपने पे किया इसका 1,800 रुपये। तो इफेक्टिव कॉस्ट कितनी हो गई आपकी? 10,000 हो गई। वैल्यू एडिशन आपने कितना किया? वैल्यू एडिशन आपने कितना किया? 10,000 का किया। तो ये 20,000 का हुआ। इस पे जीएसटी लग गया एट रेट ऑफ 18%, यानी 3,600 रुपये। ये आपका आउटपुट टैक्स है। तो एक तरह से देखो, यहां पे सरकार की ट्रेजरी में आया 1,800 रुपये, वैल्यू एडिशन 10,000 था, यहां वैल्यू एडिशन 10,000 है, तो 1,800 ही आना चाहिए। तो 3,600 आपका आउटपुट टैक्स है, 3,600 आपका आउटपुट टैक्स है। आईटीसी मिल गया है आपको कितना? 1,800 रुपये का। तो आपको ये 1,800 रुपये का आईटीसी मिल गया, तो एक तरह से 1,800 रुपये ही आपने जमा कराए। कस्टमर से 3,600 रुपये लिए, आईटीसी आपको 1,800 मिल गया, आपने जमा कितने कराए? 1,800। तो एक तरह से यहाँ सरकार की ट्रेजरी में 1,800 रुपये आ गए। तो ये एक तरह से टैक्स है वैल्यू एडिशन पे। 1,800 आए, 1,800 चले गए, फिर 3,600 आपको जमा कराने हैं, तो ये 1800 वहाँ कैश जमा हो गया, इधर 1800 कैश जमा हो गया, 3600 सरकार की ट्रेजरी में आ गए।
बेसिकली 3600 रुपये ही अल्टीमेटली कंज्यूमर से हुआ। तो यहाँ ये कितने का पड़ा कंज्यूमर को? 23,600 का पड़ा। और अगर ये आईटीसी नहीं है तो यही चीज़ कितने की पड़ रही है? 25,724 रुपये की पड़ रही है। तो वाई इनपुट टैक्स क्रेडिट इज देयर? बेसिकली आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों मिल रहा है? कि आपको टू प्रिवेंट कास्केडिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, एक तो सेक्शन 16 पढ़ेंगे, सेक्शन 16 पढ़ेंगे। सेक्शन 16 क्या है? एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। कब आप एलिजिबल होगे और क्या कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है। कब आप एलिजिबल होगे और क्या कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है आईटीसी लेने के लिए। ये सेक्शन 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 17 डील करता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट और एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। ठीक है, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17 है। फिर आता है सेक्शन 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 17। ये बोलता है 18 अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। पहले आप रजिस्टर्ड नहीं थे, अब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, या आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया है, कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में स्विच ओवर होते हो, नॉर्मल से आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट बन जाती है, या फिर आप नॉर्मल से कंपोजिशन में आ जाते हो। सेक्शन 18 है। फिर है सेक्शन 19। 19 है आईटीसी एंड जॉब वर्क प्रोविजंस, आईटीसी एंड जॉब वर्क प्रोविजंस, ये 19 में दे रखा है। आईटीसी एंड जॉब वर्क प्रोविजंस, क्या ट्रीटमेंट रहेगा अगर माल जॉब वर्क पे जाता है। फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो सर्विस सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपना एचओ और क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू इट्स वेरियस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट्स, तो वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है। सेक्शन 21 में जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो जो रिकवरी है ऑफ क्रेडिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर कोई गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, किस तरह से यूज करना है, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इनपुट होता है, इनपुट सर्विस होती है, कैपिटल गुड्स होते हैं। इनपुट होता है, इनपुट सर्विस होती है, कैपिटल गुड्स होते हैं। जिस पे आपने जीएसटी दिया है उसका आपको क्या है, फिर आप जो टैक्स पे करके आते हो, ये इनपुट, इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स, ये यूज किए जा रहे हैं इन कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इसका आपको क्या मिल जाता है, आईटीसी मिल जाता है, जो भी टैक्स आप पे करके आए हो, और इस क्रेडिट को आप यूटिलाइज करते हो फॉर पेमेंट ऑफ द जीएसटी लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम क्या है, डेफिनेशंस पढ़ेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग द वेरियस डेफिनेशंस और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेशंस जो सेक्शन 2 के वेरियस क्लॉजेज में दे रखी है, लेट अस डिस्कस दोज डेफिनेशंस एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। डेफिनेशन से हम लोग चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या होता है, वो गुड्स जिनकी वैल्यू आपने कैपिटलाइज की है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दो तरह के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। अपन ने कोई एयर कंडीशनर मशीन खरीदी, आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया, तो वो आपके कैपिटल गुड्स हो गए, जो कि आप काम में लोगे इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपने कोई से डीजी सेट खरीदा, तो डीजी सेट आप काम में ले रहे हो।
आपने एक ब्लो रूम मशीन खरीदी टेक्सटाइल में, इंडस्ट्री के अंदर, रिंग फ्रेम खरीदे, तो आप वो मशीन्स को खरीद रहे हो, उनकी वैल्यू को आप कैपिटलाइज कर रहे हो, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, कैपिटल गुड्स हो जाएंगे। दे आर यूज्ड या इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द आईटीसी। यानी इनकी वैल्यू का आपने क्या किया है, कैपिटलाइज किया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। दे आर यूज्ड या intended to be used in course or furtherance of the business. They are used or intended to be used in course or furtherance of business. वो हो गए आपके क्या, कैपिटल गुड्स। दूसरे इनपुट्स, दूसरे हैं क्या, इनपुट। इनपुट क्या हो गए, इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। भाई आपने गुड्स खरीदे, या तो कैपिटल गुड्स हो सकते हैं या फिर वो इनपुट होंगे। तो गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स वो इनपुट है, विच आर यूज या इंटेंडेड टू बी यूज इन कोर्स और फर्दरेंस, विच आर यूज या इंटेंडेड टू बी यूज बाय द सप्लायर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब आती है बात क्या, इनपुट सर्विस। सपोज कीजिए आपने ऑडिट कराई, आपने टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस ली, आपने से कंसल्टिंग की सर्विस ली, आपने लीगल कंसल्टिंग की सर्विस ली, आपने हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज ली, आपने जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज ली। ये सारी जो सर्विसेज आप अवेल कर रहे हो इन कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल्स प्रमोशन की सर्विसेज है, मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज है, हजारों तरह की सर्विसेज है जो आप ले रहे हो। तो जो सर्विसेज आप लोगे, जो आप काम में लोगे, विच आर यूज्ड बाय द सप्लायर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जेटीए की आपने सर्विस ली, ये सब क्या है, इनपुट सर्विस है। इनपुट सर्विस मीन सर्विस यूज्ड या इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द सप्लायर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। फिर आती है बात इनपुट टैक्स की। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, इनपुट टैक्स। अब जो क्रेडिट मिल रहा है इनपुट टैक्स का ही, तो आपको क्रेडिट मिल रहा है। तो इनपुट टैक्स क्या हो गया, जो भी अपन ने सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स या आईजीएसटी दिया है, विच इज चार्ज्ड बेसिकली ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, ये क्या है, इनपुट टैक्स है। मैंने जो माल खरीदा, मैंने जो सर्विसेज ली, मैंने जो गुड्स कैपिटल गुड्स लिए, उस पे जो मैं टैक्स पे कर रहा हूं वो क्या है, इनपुट टैक्स है। इसका मेरे को क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। अब अगर मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इस पे मेरे को क्या देना पड़ता है, आईजीएसटी देना पड़ता है। ये लगता है वैसे तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ये डीम्ड इंपोर्ट्स क्या है, डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई है, ये देना पड़ता है अंडर सेक्शन 37 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। इट इज लेवीड एज क्या, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स। तो ये आईजीएसटी जो आप पे करोगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे, उसका भी आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी एडमिसिबल होगा। उसके अलावा सेक्शन 9(3) में क्या पढ़ा था अपन ने, या 9(4) में क्या पढ़ा था, 9(3) और 9(4) में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी लगता है। 9(3) और 9(4) में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी लगता है। तो अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली है जिसपे आरसीएम के तहत आपको टैक्स देना पड़ रहा है, जैसे मैंने कोई लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज अवेल करी जिसपे आरसीएम के तहत मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, या मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं, मैंने कोई सिक्योरिटी की सर्विसेज अवेल करी जिसपे मुझे आरसीएम के तहत टैक्स देना पड़ रहा है, या फिर सपोज कीजिए मेरी बैंकिंग कंपनी और रिकवरी एजेंट की सर्विसेज मैंने ली और मुझे आरसीएम के तहत टैक्स देना पड़ रहा है। तो आरसीएम के तहत जो टैक्स देना पड़ेगा वो पहले तो पे करोगे आप क्या, इलेक्ट्रॉनिक कैश
लेजर के माध्यम से, क्योंकि ये आपका आउटपुट टैक्स तो है नहीं। और फिर इसका मिल जाएगा आपको क्रेडिट, इसका भी मिल जाएगा आपको क्रेडिट। तो जो टैक्स आपने आरसीएम के तहत पे किया है, चाहे वो 93 या 94 हो सीजीएसटी एक्ट का, या 53 या 54 हो आईजीएसटी एक्ट का, या फिर 93 या 94 हो एसजीएसटी एक्ट का, या 73 या 74 हो यूटीजीएसटी एक्ट का, वो क्या है? वो इनपुट टैक्स है। पर अगर आपने कोई परचेजेस करी है कंपोजिशन सप्लायर से, अब कंपोजिशन सप्लायर क्या दे रहा है? कंपोजिट टैक्स पे कर रहा है। हम सोचे कि भाई रिवर्स वर्किंग करके कंपोजिशन टैक्स का आईटीसी ले लें, वो पॉसिबल नहीं है। उसका कोई आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इनपुट टैक्स की एम्बिट में नहीं आ रहा और 17(5) में ब्लॉक्ड भी कर रखा है। तो देखिए, इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, इनपुट टैक्स in relation to a registered person means the central tax, state tax, integrated tax, union territory tax charged on any supply of goods or services or both made to him and includes what? जो integrated tax charge on import of goods, ये integrated tax लगता है import अगर अपन करते हैं तब, ये लगता है 37 of the कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। फिर एक टैक्स पेएबल अंडर 93 एंड 94, यानी ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज पे आरसीएम के तहत आपको टैक्स देना पड़ता है, यानी रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ रहा है। जैसे एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड है, इसने क्या की? लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज अवेल करी है फर्म ऑफ एडवोकेट से। तो आपने ये पढ़ा था सप्लाई वाले चैप्टर में, चार्जिंग सेक्शन में, कि यहाँ पे चार्ज वाले चैप्टर में, कि यहाँ पे लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज पे जो एडवोकेट प्रोवाइड कर रहा है रिवर्स चार्ज है। सपोज करो वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 लाख है, 1,80,000 उस पर इन्होंने क्या है? जीएसटी चार्ज किया है। तो बेसिकली ये आरसीएम के तहत आपको डिपॉजिट कराना है, यानी कंपनी को डिपॉजिट कराना पड़ेगा, एबीसी लिमिटेड को टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो पहले तो ये डिपॉजिट कराओगे ई कैश लेजर के माध्यम से, उसके बाद ये आपका बन जाएगा इनपुट टैक्स, ये आपका बन जाएगा इनपुट टैक्स, इसका आपको मिल जाएगा क्या? क्रेडिट। सो दैट इज व्हाट टैक्स पेएबल अंडर 93 एंड 94। इसी हिसाब से आईजीएसटी एक्ट के तहत सपोज कीजिए आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की है, आपने क्या की है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की है। तो जब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो तो आईजीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत उस पर जीएसटी पे करना पड़ रहा है, इंपोर्टर को जीएसटी पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत, तो उसका भी आपको क्या मिल जाएगा? आईटीसी एडमिसिबल हो जाएगा। इसी हिसाब से एसजीएसटी एक्ट के तहत आरसीएम में जो टैक्स लगेगा उसका क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। उसका क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा? एडमिसिबल हो जाएगा। ओके, आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, जो 7(3) और 7(4) में यूटीजीएसटी एक्ट के तहत टैक्स लग रहा है, उसका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, उसका भी आपको क्या मिल रहा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल हो रहा है। पर क्या नहीं, किसका नहीं मिलेगा? जो कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन टैक्स दे रहे हो, बट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी, बट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स विच हैज बीन पेड ऑन कंपोजिशन लेवी, उसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स क्रेडिट ऑफ द इनपुट टैक्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटीसी का यूटिलाइजेशन आप करते हो किसके लिए? आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। तो जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है उस पे जो टैक्स लग रहा है, दैट इज बेसिकली व्हाट? आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू टैक्सेबल पर्सन, आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू टैक्सेबल पर्सन मीन्स द टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय हिम और बाय हिज एजेंट। टैक्स चार्जेबल अंडर द एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड बाय हिम या बाय हिज एजेंट, ये है आपका आउटपुट टैक्स। बट इसमें से क्या एक्सक्लूड हो गया? इसमें एक्सक्लूड हो गया जो टैक्स पेबल ऑन बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। जो आरसीएम के तहत टैक्स लग रहा है वो आउटपुट टैक्स के एम्बिट में नहीं आएगा, जो आरसीएम के तहत टैक्स लग रहा है वो आउटपुट टैक्स के एम्बिट में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? सपोज कीजिए आरसीएम के तहत टैक्स
इज पेड इज नॉट आउटपुट टैक्स, ये आउटपुट टैक्स नहीं है। यानी आप आउटपुट टैक्स के लिए तो क्या यूज कर सकते हो, आउटपुट टैक्स को आप पे कर सकते हो दो माध्यम से, ई कैश लेजर के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के माध्यम से, आईटीसी यूज करके आउटपुट टैक्स को पे कर सकते हो। जहां तक आरसीएम के तहत टैक्स लग रहा है, क्योंकि ये इज नॉट आउटपुट टैक्स, ये आउटपुट टैक्स नहीं है, ये आउटपुट टैक्स नहीं है, आरसीएम के तहत टैक्स लग रहा है, ये आउटपुट टैक्स नहीं है। तो इस केस के अंदर ये क्या है, इस केस के अंदर ये क्या है, ये क्या आप इसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज कर सकते हो इसको पे करने के लिए, नहीं कर सकते हो। ये आरसीएम के तहत जो टैक्स लगेगा ये ई कैश लेजर के माध्यम से ही आप पे कर सकते हो, ई कैश लेजर के माध्यम से ही पे कर सकते हो, बिकॉज नॉट एन आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू टैक्सेबल पर्सन मीन्स द टैक्स chargeable under the act on taxable supply of goods or service or both made by him or by his agent, but excludes the tax payable by him on reverse charge basis, but excludes the tax payable by him on say reverse charge basis। फिर बात आती है क्या, टैक्सेबल सप्लाई की। टैक्सेबल सप्लाई मीन्स क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर द एक्ट। टैक्सेबल सप्लाई क्या हो गई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेसिकली विच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर द एक्ट। नेक्स्ट है देखिए एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये बहुत बार पहले भी पढ़ चुके। 247 के अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या हो गई, इसमें होली एग्जेम्प्ट आ गई, एक नील रेटेड आ गई और एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई आ गई, और एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई आ गई जिसपे जीएसटी नहीं लग रहा। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उस पर जीएसटी नहीं लग रहा, पेट्रोल मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, ये नॉन टैक्सेबल है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स, which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section 11 और under section 6 of the IGST Act। nil rate हो गई, wholly exempt हो गई, और इसमें क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई आ गई, इसमें क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई आ गई। अब नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या हो गई, बेसिकली इट मीन्स क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज और बोथ, इट मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज और बोथ विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर द एक्ट और अंडर द IGST Act। फिर बात आती है हमारे पास क्या, इनवर्ड सप्लाई की। जो सर्विसेज या गुड्स हम ले रहे हैं, जो हम ले रहे हैं चाहे विद या विदाउट कंसिडरेशन ले, ये इनवर्ड सप्लाई है। तो इनवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू अ पर्सन, इनवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू अ पर्सन, क्योंकि कोई भी ले सकता है, तो जरूरी थोड़ी कि वो रजिस्टर्ड पर्सन ही हो। मीन्स रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय वे ऑफ परचेज, एक्विजिशन या आइडियर मीन्स विद या विदाउट कंसिडरेशन, वो इनवर्ड सप्लाई है। आउटवर्ड सप्लाई क्या हो गई, जो सप्लाईज आप इफेक्ट करोगे, तो आउटवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन, आउटवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, मींस सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस या बोथ, सप्लाई या ऑफ गुड्स या सर्विस या बोथ वेदर बाय ट्रांसफर, वेदर बाय सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रिलीज या rental, disposal or by any other mode which is made या agreed to be made by such person in course or furtherance of business। ये हो गई आपकी क्या, आउटवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू टैक्सेबल पर्सन मीन्स क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस और बोथ, चाहे वो सेल के माध्यम से हो, ट्रांसफर के माध्यम से हो, बार्टर के माध्यम से हो, एक्सचेंज के माध्यम से हो, लाइसेंस के माध्यम से हो, लीज, रेंटल, डिस्पोजल और बाय एनी अदर मोड मेड या एग्रीड टू बी मेड by such person in course or furtherance of the business। now ये definition important है। जैसे ABC लिमिटेड है, ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये एक मैन्युफैक्चरर है, इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में, जो कि हेड ऑफिस है दिल्ली में, और इसकी यूनिट 1 है सपोज करो राजस्थान में, अलग अलग यूनिट्स रजिस्टर्ड है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रही हैं,
यूनिट 2 इसकी है एमपी में, और यूनिट 3 क्या है, यूपी में। सबका सेम पेन है, सेम पेन है। अब क्या करता है ये जो एचओ है, ये जो एचओ है, इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया जो सर्विस सप्लायर है, जो सर्विस सप्लायर हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हमारे को यहाँ और यहाँ एनुअल मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस, ऑडिट, जो भी, ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, वेरियस सर्विसेज अवेल करेंगी हमारी यूनिट। अब जो सर्विस सप्लायर है उसने सपोज कीजिए 10 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी इनवॉइस बना के 1.8 करोड़ जीएसटी चार्ज किया और भिजवा दिया किसको, एबीसी लिमिटेड को। अब एबीसी लिमिटेड एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर करेगा अपने आप को, और इस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी तीनों यूनिट में ऑन प्रिस्क्राइब बेसिस, यानी टर्नओवर के आधार पे, जो प्रिस्क्राइब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है उस आधार पे क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या हुआ, ये अपना ही ऑफिस हुआ जिसने इनपुट सर्विस सप्लायर से एग्रीमेंट किया है, इनवॉइस इनके नाम आई है, इन्होंने जो इनवॉइस में जीएसटी लगा है उसको वेरियस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या जो भी इनकी सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट्स है उसमें इस क्रेडिट को उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है। आईएसडी इनवॉइस जारी करके ये इनपुट सर्विस के क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किन को करेंगे, अपनी ही यूनिटों को करेंगे जिनका सेम परमानेंट अकाउंट नंबर है। तो बेसिकली इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मींस ऑफिस, ये ऑफिस हो गया, ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस या बोथ विच रिसीव्स टैक्स इनवॉइसेस issued under section 31 towards the receipt of input services, which receives basically what, tax invoices under 31 towards receipt of input service। फिर issue करता है ये prescribed document for purpose of distributing the credit of the central tax, state tax, integrated tax or union territory tax paid on the said services to a supplier of taxable goods या services or both having same permanent account number as that of the said office। तो क्या सप्लायर को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, तो अपने ही जो अपने ही ऑफिसेज है उनको ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसका सेम पैन है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली मीन्स द ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विस या बोथ which receives tax invoices issued under 31 toward the receipt of input services and issue the prescribed document, यानी ISD इनवॉइस ये जारी कर रहे हैं for distributing the credit of the central tax, state tax, integrated tax, union territory tax paid on the said goods, said services to supplier of taxable goods or service or both having the same permanent account number। नेक्स्ट है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर होता है सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर डिफाइंड। एग्रीगेट टर्नओवर मींस क्या है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज हो गई, एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई जिसपे टैक्स इज पेएबल अंडर आरसीएम, टैक्सेबल सप्लाईज हो गई, एग्जेम्प्ट सप्लाईज हो गई, ये तो पहले ही पढ़ा था कंपोजिशन वाले चैप्टर में भी। एक्सपोर्ट आ गया, इंटरस्टेट सप्लाईज हो गई ऑफ पेन ऑफ पर्सन हैविंग सेम पेन। एग्जेम्प्ट में आप गए, नील रेटेड आ गई, ओनली एग्जेम्प्ट आ गई, सब एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल है, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आ गई। बट एक्सक्लूड्स, क्या एक्सक्लूड हो गया, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। फिर आता है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मींस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रेफर्ड अंडर सेक्शन 49(2). जो भी अमाउंट ऑफ आईटीसी होता है, जो भी अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, द सेम इज क्रेडिटेड वेयर, इट इज क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये कहाँ क्रेडिट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट हो जाता है। टैक्सेबल पर्सन कौन हो गया? टैक्सेबल पर्सन हो गया जो पर्सन रजिस्टर्ड है या हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। टैक्सेबल पर्सन कौन हो गया? पर्सन हु इज रजिस्टर्ड या लायबल टू बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कौन हो गया? जिसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है। और यूआईएन होल्डर्स रजिस्टर्ड पर्सन की एम्बिट में नहीं आते, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर। यूआईएन होल्डर्स रजिस्टर्ड पर्सन की एम्बिट में नहीं आएंगे। क्वार्टर का मतलब क्या है? जो 3 महीने का पीरियड जो एंड हो रहा है मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में, यानी अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा हो गया,
अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा हो गया और जनवरी फरवरी मार्च चौथा हो गया। अब देखो इसमें स्थिति ये बन जाती है जैसे किसी ने 15 जून को कोई कैपिटल गुड्स खरीदे और इनको बेच दिए 28 जुलाई को ही। अब इनके हिसाब से तो एक क्वार्टर ये हो गया जो 30 जून को एंड हो रहा है और दूसरा क्वार्टर ये हो गया जो आपके 30 सितंबर को एंड हो रहा है। हालांकि दिन तो बहुत कम हुए, कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए ऐसे चल रहे हैं। तो ये बेसिकली अभी अपन ने डेफिनेशंस देखी है। कल से हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसमें अपन एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी, अपॉर्शनमेंट और ये सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे।